हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल। स्टडी टुगेदर ऑनलाइन चैनल में आप सभी ज्ञान पिपासु दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 7 जून से लेकर 13 जून 2021 तक का रोजगार और निर्माण और इसकी वीकली न्यूज का एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रोजगार और निर्माण में काफी महत्वपूर्ण जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पब्लिश होती है, परंतु पूरा पेपर 16 या 24 पृष्ठ का जो पेपर आता है, सभी पृष्ठों पर आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर में से आपके काम की इंफॉर्मेशन को निकालकर आपके साथ शेयर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सो दैट आपका टाइम सेव हो सके और जो भी आप जॉब सीकर हमारे दोस्त हैं वो एमपीपीएससी या एमपी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, वो इसको आधार बनाकर अपनी तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इस चैनल में हम आपको न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी भी शेयर करते हैं, जिससे कि आपकी जनरल नॉलेज शार्प हो सके और आप मेंस में नए आंकड़ों के साथ अपने आंसर को लिख सकें। हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मध्य प्रदेश के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना है। ये पूर्णतः शैक्षणिक पर्पस का वीडियो है, इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा तथा अपने फीडबैक के बारे में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। सो गेट रेडी। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम सबसे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी न्यूज़ पर नजर डालेंगे, फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे जो कि हमारी परीक्षा के लिए काम की है, इन पर नजर डालेंगे। सो लेट अस स्टार्टेड। सबसे पहले हम पहला पन्ना लेते हैं। पहले पन्ने पर इस बार कुछ महत्वपूर्ण खबर छपी है अटल प्रोग्रेस वे के बारे में। ये बताया गया है कि अटल प्रोग्रेस वे भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले से गुजरेगा। ये क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और आगरा कानपुर हाईवे के मध्य स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये क्षेत्र उत्कृष्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली तथा आसपास के राज्यों में बन रही परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का औद्योगिक पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। भिंड में लॉजिस्टिक हब, मुरैना में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने और श्योपुर में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की योजना भी है। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना चाहिए कि अटल प्रोग्रेस वे की अनुमानित लागत कितनी है। अनुमानित लागत बताई गई है इस आर्टिकल में 6,742 करोड़ रुपए और कुल इसकी लंबाई रहेगी कुल 312 किलोमीटर का लंबा ये मार्ग श्योपुर, भिंड, मुरैना के 153 गांवों से गुजरेगा। ये आपके प्रिलिमिनरी और मेंस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कॉपी पेन लेकर के आप इन आंकड़ों को नोट जरूर कीजिए। इस परियोजना के लिए 3055 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। परियोजना के अंतर्गत 7 पुल और 2 आरओबी का भी निर्माण प्रस्तावित है। तो ये तो बात हुई अटल प्रोग्रेस वे के बारे में। एक और चर्चा की गई है नर्मदा एक्सप्रेस के बारे में। नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रदेश की पूर्वी सीमा में NH45 ई बिलासपुर, रायपुर, विशाखापट्टनम मार्ग और पश्चिम में गुजरात को जोड़ेगा। अब इसकी लंबाई भी आप ध्यान रखिएगा। लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई के इस मार्ग के निर्माण पर 2696 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। दोनों आंकड़े अपने को याद रखना है। 1000 किलोमीटर की लंबाई नर्मदा एक्सप्रेस वे की है और इस मार्ग के निर्माण में 2696 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। नर्मदा एक्सप्रेस वे पूर्वी मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से उन्नत पश्चिमी मध्य प्रदेश से जोड़कर औद्योगिकरण के लिए नए अवसर विकसित करेगा। यह प्रदेश की हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रियल बैकबोन साबित होगा। प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम का लगभग 70% हिस्सा इसी बेल्ट पर स्थित है। नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला मार्गों, राज्य मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेश से विकसित किया जा रहा है।
नर्मदा एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इटारसी और कीरतपुर को लॉजिस्टिक और वेयर हाउस के हब के रूप में विकसित करने की योजना भी है। ये भी चीज आपको याद रखना है। मोहासा बाबई में फार्मा और मल्टी प्रोडक्ट पर केंद्रित विश्व स्तरीय पार्क विकसित करने की कार्य योजना भी जारी है। तो ये पूरा के पूरा आर्टिकल आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट जरूर कर लीजिए। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी में पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज जल जीवन मिशन से संबंधित है। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री की घोषणा की गई थी उसके ऊपर आधारित है और इसके अनुरूप 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों तथा केंद्रों के साथ साझेदारी में क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश से संबंधित आंकड़ों पे आते हैं। जल जीवन मिशन से संबंधित मध्य प्रदेश में 123 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अब 38.29 लाख यानी 31% घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि पानी लेने के लिए हमारे प्रदेश की महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो उसकी असुविधा से बचने के लिए इस मिशन के अंतर्गत विशेष कार्रवाई की गई है और अब 31% घरों में नल से पानी आ रहा है। 2022 मार्च तक 22 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन प्रदान करके आधे रास्ते के कवरेज पार्क के पास पहुंचने की योजना हम लोग बना रहे हैं। जहां औसतन 150 से कम घरेलू कनेक्शन है, इन गांवों को हर घर जल योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है। हर घर जल योजना आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश ने सभी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए पानी की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ये भी याद रखना है आपको, वर्तमान में प्रदेश में 155 जल परीक्षण प्रयोगशाला है। कितनी प्रयोगशाला है? 155, 155, जिनमें से 32 को NABL मान्यता प्राप्त है। राज्य ने जीवाणु और रासायनिक संदूषणों को दूर करने के लिए पेयजल के परीक्षण पर जोर देना शुरू कर दिया है। 2021-22 में 51 जिला प्रयोगशालाओं में से 23 को NABL मान्यता मिलने की योजना है। तो ये जल जीवन मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे संबंधित प्रश्न आपको मेंस में भी आ सकता है और प्रिलिमिनरी में भी आंकड़ों पर आधारित आ सकता है। अगर मेंस में जल जीवन मिशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और आप ये आंकड़े लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी और आपको ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है नवीन भूमि आवंटन नियम से संबंधित। हाल ही में नवीन भूमि आवंटन और विकास नियमों को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। अब उद्यमी को सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी, वहीं उस पर भूमि का विकास भी उद्यमी स्वयं कर पाएंगे। अब उद्यमी स्वयं ही निवेश भी आमंत्रित कर सकेंगे। इसके मंजूरी मिलने से लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी संख्या में हमारे रोजगार में वृद्धि होगी। नई पॉलिसी में प्रदेश में पहली बार उद्यमियों को नगरीय और गैर नगरीय भूमि पर स्वनिर्धारित डिजाइन के अनुसार क्लस्टर विकसित करने और संधारित करने का अवसर मिलेगा। इस नवीन नीति से प्रदेश में तेजी से फार्मा, खिलौना, फर्नीचर क्लस्टर विकसित हो सकेंगे और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है। और इनमें प्रथम आओ योजना के अनुसार बिक्री की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण चेंज किया गया है, इस चेंज को आपको याद रखना है। चलिए अगली न्यूज की तरफ आते हैं। इस बार मध्य प्रदेश से संबंधित इतनी ही जानकारी रोजगार निर्माण में छपी थी। बाकी की जानकारी कोरोना से संबंधित थी, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं और उसमें कोई ऐसा रिलेवेंट डाटा नहीं था जिसको कि हम आपके साथ शेयर करें। तो अगले हम दूसरे पेज नंबर 2 पर आते हैं, जहाँ महत्वपूर्ण सूचनाओं को, महत्वपूर्ण समाचारों को संकलित किया गया है रोजगार निर्माण की संपादकीय टीम ने। इससे पहला समाचार है, इजराइल का न्यू प्रेसिडेंट चुना गया है इज़ाक हर्जोग को इजराइल का 11वां राष्ट्रपति चुना गया है। इज़ाक हर्जोग, ये याद रखना है आपको, कौन सी वे राष्ट्रपति हैं? 11वें राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति के नाम का था रेवेन रिवलिन। इनका कार्यकाल 7 वर्ष का होता है।
और इजरायली संसद में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 120 सांसदों ने वोट डाले थे, जिसमें कि हर्जोग को 87 वोट मिले, जबकि बहुमत का आंकड़ा 61 का था। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जो इस बार के रोजगार निर्माण में शेयर की गई है वो है चाइना की पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड। चीन ने अपने नागरिकों को 2 चाइल्ड पॉलिसी रद्द करने का ऐलान किया है और अब चीन में जोड़े 3 बच्चे पैदा करने की भी इजाजत होगी। जोड़ों को 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। ये फैसला चीन के राष्ट्रपति का नाम रखना है शी जिनपिंग की अगुवाई में लिया गया। पता चला कि जारी जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन की आबादी कई दशकों की तुलना में सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि चीन ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जिसे 5 साल पहले खत्म करके 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी। अब उसे भी खत्म करके 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो सके। अगले हमारे न्यूज है पेज नंबर, आखिरी का जो पेज होता है 10 नंबर पेज से, जहाँ पे कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों, इवेंट्स के बारे में जानकारी शेयर की जाती है। इस पेज पर यह है ई-कॉमर्स से रिलेटेड एक जानकारी है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक कौन थे, ये आपको याद रखना है, जेफ बेजोस 5 जुलाई 2021 को सीईओ का पद अपना छोड़ देंगे। आपको बता दें कि इसी दिन उन्होंने 1994 में इसी दिन अमेजॉन की स्थापना की थी और वो इसी दिन 5 जुलाई को अपना पद छोड़ेंगे और उनकी जगह लेंगे एडी जेसी सीईओ की भूमिका संभालेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण समाचार है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2020-21 का पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह को देने की घोषणा की है, जिन्होंने कुपोषण और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए भोजन के विकल्प के रूप में मछली और जलीय भोजन पर काम किया है। इसे खाद्य एवं कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और कितनी राशि होती है पुरस्कार की? 2.5 लाख डॉलर की राशि होती है। दूसरी खबर है भारतवंशी मतलब भारत में जिनमें वैज्ञानिक प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्य को तकनीकी की दुनिया में अहम योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड से अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए मिला है। दूसरी खबर है सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में। इनको नया सीबीआई नया निदेशक बनाया गया है। वो 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं और अभी तक सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में तैनात थे। स्पोर्ट्स के पन्ने के ऊपर आते हैं। स्पोर्ट्स में है बिलेरिया ने पहली बार यूरोपा लीग का पुरस्कार जीता है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बिलारिया ने यूरोपा लीग का खिताब जीता है। टूर्नामेंट के फाइनल में बिलारिया ने इंग्लैंड के दिग्गज क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेहद रोमांचक मुकाबले में हराया था। बिलारिया के 98 वर्ष के इतिहास में पहली बड़ी ट्रॉफी यूरोपा लीग। इस जीत के साथ बिलारिया ने चैंपियंस लीग के अगले सत्र में भी अपनी जगह बना ली। अगली खबर है एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप से रिलेटेड। इसमें है भारतीय मुक्केबाजों ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। टूर्नामेंट में भारत के लिए संजीत कुमार और पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने 5 रजत और 8 कांस्य सहित 15 पदक जीते हैं। तो ये हमको याद रखना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में। अगली खबर है फिर से राष्ट्रपतियों के बारे में है। सेरिंग में पेनपा सेरिंग ने धर्मशाला स्थित निर्वासन वाली तिब्बत सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। और दूसरी है सीरिया के राष्ट्रपति के बारे में। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को चुनाव में 4थी बार ऐतिहासिक जीत मिली है। तो सीरिया में नए राष्ट्रपति बने हैं और तिब्बत में भी सेरिंग ने नए राष्ट्रपति की घोषणा बनने की है। ये आपको बता दें कि ये सेंट्रल तिब्बत में 70वें संसद के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित दूसरे राष्ट्रपति हैं। वह लोबसांग सांगे की जगह लेंगे।
अब बारी है आज की मोटिवेशनल कोट की। फ्रेंड्स, ये मोटिवेशनल कोट हम इसलिए देते हैं ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, आशावादी रहें, उत्साहित बने रहें, एग्जाम की तैयारी बड़े जोश के साथ करें और उतनी ही सफलता को आप हासिल करें, सफलता को प्राप्त करें। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमने आपके लिए लिया है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आगे आने वाला कल अगर आप चाहते हैं कि इजी हो जाए, तो उसके लिए आज अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपका वो कल इजी हो जाएगा। सो गेट रेडी फॉर दिस। हाँ, अब बारी है क्विज की। पिछले एपिसोड में हमने आपको रोजगार निर्माण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। होप आपने ये सब प्रश्न हल कर लिए होंगे। चलिए इन प्रश्नों को सबसे पहले हम फटाफट हल कर लेते हैं और फिर अगले क्विज के लिए तैयारी करेंगे। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था, कौन से देश में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए ब्रीथ टेस्ट, सांसों का टेस्ट किया जाएगा? तो वह देश है सिंगापुर। ये हमको याद रखना है। ब्रीथ टेस्ट किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर में। दूसरा प्रश्न था, स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की समय सीमा कितनी कर दी गई है? तो ये समय सीमा पहले 31 मई थी, अब इसे बढ़ा करके 15 जून कर दिया गया है। अगला प्रश्न था, किस सिटी को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने की योजना है? तो उस सिटी का नाम है बद्रीनाथ धाम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2021 की जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? जैव विविधता दिवस हाल ही में हमने मनाया था, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है अवर सोल्यूशन और इन नेचर, प्रकृति में ही है। अवर सोल्यूशन और इन नेचर, प्रकृति में ही हमारी समस्याओं का समाधान है। पूर्व में जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता था? तो पूर्व में जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था। अब बारी है इस वीक के क्वेश्चन की, जो कि हमने रोजगार निर्माण से लिया है। आपको हम रोजगार निर्माण के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। आप पूरे पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हमारे क्विज का आंसर आराम से दे सकते हैं। ये आपके बहुत ही काम के प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे हल करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत ने पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी किस वर्ष की थी? हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस हमने मनाया 5 जून को। तो पर्यावरण दिवस की मेजबानी हर वर्ष कोई ना कोई राष्ट्र शेयर करता है। तो हमने किस वर्ष में मेजबानी की थी पर्यावरण दिवस की? आपको हिंट दे दें कि इस वर्ष की पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी पाकिस्तान ने की है। दूसरा प्रश्न भी पर्यावरण दिवस से संबंधित है। आपको ये बताना है कि इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है। अगला प्रश्न भी पर्यावरण दिवस से संबंधित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? फिर अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? और सबसे लास्ट में प्रश्न है, वर्तमान में कोरोना वॉलेंटियर अभियान से मध्य प्रदेश के कितने लोग जुड़े हुए हैं? वर्तमान में कोरोना वॉलेंटियर अभियान से मध्य प्रदेश के कितने लोग जुड़े हुए हैं? फटाफट आप इनको हल कीजिए और उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाए। आप अपने फीडबैक से हमें अवगत कराइएगा ताकि नए वीडियो में नए जोश के साथ, आपके फीडबैक के साथ हम फिर से उपस्थित हो सके। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे होम, बाय बाय।